आप सभी का स्वागत है एग्जाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में होगी पर्यावरण अध्ययन सीटेट पेपर 1 जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन अध्ययन से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में सीटेट पेपर 1 में। तो उसी को देखते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो विगत वर्ष प्रश्न पूछा गया था 21 सितंबर 2014 को प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन से ईवीएस से, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, ईवीएस का। और निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके परीक्षा में आपको पूछा जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, यहाँ से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होती हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेशन होती है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके सामने। सीटेट पेपर 1 का जो ईवीएस होती है वो सभी ईवीएस के प्रश्न लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो लेकर हम आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रश्न से, जो कि 21 सितंबर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ईवीएस का पहला प्रश्न से। यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न है कि कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है। तो ये दो धातुओं कौन है? तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है आपका कांसा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और टीन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो खाना पकाने का तरीका जो है आपका सेककर, तलकर, भूनकर। ठीक है, खाना जो है सेककर, तलकर, भूनकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेककर, तलकर, भूनकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितना होता है? 8,900 मीटर होता है। तो यह कथन सही है। ठीक है, यह कथन क्या है? सही कथन है। नेपाल, ये माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल का भाग होता है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितना है? 8,900 मीटर। तो यह इसका कथन सही है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक जो है यह पेड़ पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि एक रेलगाड़ी गांधीधाम से, ठीक है, एक रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2646 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। तो ये आपका 56 होगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इस रेलगाड़ी की चाल। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि जो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न कि खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सही बात है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। सही बात है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 किस में है? तो एक में है। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ठीक है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। गलत बात है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार कितना होता है? सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न के सामने। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है।
मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट जो 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव होना चाहिए। तो असम में होता है, ठीक है। असम में जो घर बना होता है यह लकड़ी के ये आपका किससे बना होता है? तो यह बना होता है आपका बांस से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? आपका असम में जो घर बनाया जाता है यह बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और ये खंभे जो होता है, आपकी जो घर बना होता है यह 10 से 12 फुट ऊंचाई पर होता है। यह बांस के खंभों से बना हुआ घर, क्योंकि असम में अत्यधिक बारिश होती है तो वहाँ पर जो घर बनाई जाती है वह 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, ठीक है। और यह मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। कहाँ पर? आपका असम में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होता है। तो यह लिपि आधारित होता है 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 बिंदु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो ये आपका उल्लू जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उल्लू। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने के चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो टैपियोका कहाँ उगाया जाता है? आपका केरल में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो एनीमिया से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यह पक्षी है। तो यह पक्षी होगा चील, बाज और गिद्ध, जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चील, बाज, गिद्ध। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्रमशः स्थित है दिल्ली के। तो ये दिल्ली के आपका उत्तर दक्षिण में है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, उत्तर और दक्षिण। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ प्रयुक्त होता है? तो एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर, कौन सा बताएंगे? कौन सा आंसर हो जाएगा? बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? तो ऑप्शन में दिया हुआ कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना, ये तो सही बात है। शिक्षक कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये गलत बात है, ठीक है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। शिक्षक जो है कक्षा में करे अनुशासन का सुनिश्चित करे, यह आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन 2 इसका ही राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव। शिक्षक कक्षा में करे अनुशासन का सुनिश्चित करे, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आंचल अपने कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। बताएंगे आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा संवेदनात्मक कौशल का सुधार करना उसका उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, संवेदनात्मक कौशल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। तो कौन सा पद्धति का प्रयोग करती है नलिनी? तो वह प्रयोग करती है आपका विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि विभिन्न परीक्षार्थियों की तस्वीर वाले चार्टों का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनके पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना, नलिनी निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपक्रमों का प्रयोग कर रही है। तो ये आपका है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है जो खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिगम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगा, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता में यह क्या आपका अधिक प्रभावी होगा। कौन सा? शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो यह होगा आपका पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। ये आपका पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके सामने दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न कहता है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा, बताएंगे क्या आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन का बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। तो आपका रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 का क्या आंसर होगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 रूपरेखा डिजाइन तैयारी करना, उसके बाद ब्लू प्रिंट तैयार करना, उसके बाद आपका प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो 2 आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, तो 2 4 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 4 1 3 किस में है आपका ऑप्शन 2 में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हरिप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के किस प्रकार का एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। तो कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है। तो ये आपका गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना ये कक्षा 5 के शिक्षार्थियों की जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। ठीक है, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का पूछने का उद्देश्य आपका एक ही है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। आयोजन क्या है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और इसकी देखभाल करें। दूसरा है ऑप्शन बी है यहाँ पर
बी कहता है कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन सी है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो यही होगा, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रदर्शित करती है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो इसका मुख्य कारण हो सकता है आपका कि उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो कि वर्ष 21 सितंबर 2014 को जो प्रश्न पूछा गया था, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ईवीएस सीटेट पेपर 1 में जो पूछा गया था, सभी प्रश्न को आज हम आपको समाप्त किए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।